जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी पार्ट 2 जिसका नाम 20 के दांत है, यह कहानी है। अगर बच्चे इसका सारांश अच्छे से सुन लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी सब्जेक्टिव का है ना कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको मजबूत हो गया तो उससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब के सब आपको बन जाएंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। और बच्चा जी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, यह पार्ट 2 है जिसका नाम क्या बच्चे याद रखिएगा, जिसका नाम है 20 के दांत। क्या है तो 20 के दांत। यह क्या बच्चे, तो यह है कहानी। क्या कहानी है? 20 के दांत क्या है तो कहानी है। इसका लेखक कौन है तो याद रखिएगा, इसके लेखक जो बच्चे वह हो गए नलिनी बिलोचन शर्मा जी हो गए। कौन है तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है, याद रखिएगा इनके लेखक है। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं लेखक परिचय के बारे में, क्योंकि लेखक परिचय से ही आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेखक का जन्म कब हुआ, इसका मृत्यु कब हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेखक परिचय को देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है 20 के दांत। क्या है तो 20 के दांत, है ना। यह जो है एक प्रकार का कहानी है। 20 के दांत क्या है बच्चे, एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार कौन है तो नलिनी बिलोचन शर्मा। कहानीकार किसे कहा जाता है, जो कहानी को लिखा है। तो कौन लिखे हैं तो याद रखिएगा, वो लिखने वाले हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। यानी इनका जन्म जो है, याद रखिएगा, इनका जन्म जो है वह 18 फरवरी 1916 में हुआ है। कब हुआ है बच्चे, याद रखिएगा 18 फरवरी, है ना, 1916 में किनका जन्म हुआ है तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का। इनका स्थान कहाँ है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ तो बंदरगाह। कहाँ तो बंदरगाह। कहाँ पड़ता है ये बंदरगाह तो पटना। कहाँ है तो पटना है। इनके पिता का नाम क्या हो गया तो पंडित रामावतार हो गए। इनके माता जी का नाम क्या हो गया तो रत्नावती हो गए। और भाषा कौन से थे, ये भोजपुरी थे, है ना। जैसे हम लोग अपना भाषा क्या भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो इनका मेन भाषा क्या तो भोजपुरी है। इनकी मृत्यु कब हो गए तो है ना 12 सितंबर 1916 ईस्वी को इनको क्या हो गए तो मृत्यु हो गए। तो इस तरीके से आप इनका लेखक परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा। आप देखते हैं ध्यान से बच्चे कि इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो लिखे हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आज इसमें से कोई एक दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि निम्नलिखित जो है वह नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित रचना कौन है। पहले आप याद कर लीजिएगा। पहला जो इनकी रचना कौन है तो सदल, है ना, मिश्र है। दूसरा कौन सी रचना है तो मानदंड है। तीसरा कौन है तो है ना संत परंपरा है। चौथा कौन है तो कहानी संग्रह है। यानी ये टोटल 4 जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से आपका सारांश शुरू होता है, और यही सारांश अगर आप संक्षेप में अगर सुन लेते हैं तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूर्ण रूप से विश्वास साथ कहता हूँ कि आपको कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं ये, है ना, कहानी को। देखिए ध्यान से लिखा गया है कि 20 के दांत कहानी का क्या है तो सारांश है। अब देखिए 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है, जो इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। यहाँ पर नलिनी बिलोचन शर्मा के बारे में बताया गया है कि यह जो है दुष्परिवार और दुलार लाड़ प्यार जो होते हैं उनके सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का प्रयास किया है। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत क्या तो अमीर, देखिए ध्यान से, इसमें एक पात्र आ गए जिसका नाम क्या है बच्चे, याद रखिएगा, सेन साहब। कौन है तो सेन साहब है। ठीक है, यानी कि ये सेन साहब जो है बच्चे, ये क्या है तो यह एक बहुत अमीर व्यक्ति है। क्या है तो यह बहुत अमीर व्यक्ति है, यानी इसके पास सब चीज़ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। यानी यह अमीर व्यक्ति है ना, जो है ना, देखिए ध्यान से, जो फैक्ट्री के मालिक है, जो एक कोई एक फैक्ट्री है, इसका मालिक कौन है तो याद रखिएगा, है ना, जिसका नाम अभी तुरंत हम बताए हैं। उन्हें अपने धान पर काफी घमंड है ना। देखिए ध्यान से, उन्हें जो है ना धान पर क्या था, काफी घमंड था। यह जो है गरीब की भलाई करना नहीं जानते थे, है ना। यह जो थे गरीब की भलाई करना नहीं चाहते थे। ठीक है, कौन तो बच्चे याद रखिएगा, जिसका नाम है, जिनका नाम है क्या तो याद रखिएगा बच्चे,
सेन साहब, जिसका नाम क्या बच्चे याद रखिएगा, तो सेन साहब है, जो गरीबों को भलाई करना ही नहीं जानते थे। इनकी एक नई कार काले रंग की है। इनके पास एक कार है जिसका कलर कैसा है, तो काले रंग का है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। काले रंग की कार किसके पास है, तो सेन साहब के पास, जिसका नाम है ना स्ट्रीमल है ना इन था, जिसका दाम कितना था, तो याद रखिएगा 7.5 हजार यानी कि 7,500 रुपया है ना उसका कार का कीमत था। ठीक है, कासू सेन साहब का पुत्र था। अब देखिए ध्यान से, सेन साहब के पुत्र का नाम क्या है बच्चे, तो याद रखिएगा कासू है। ठीक है, और यह बहुत ही बदमाश, आगे चलकर पता चलेगा। अब देखिए ध्यान से, जिसे प्यार से लोग क्या बोलते थे, तो खोका। उसको प्यार से, जैसे कि हमको घर में भी या किसी घर में किसी का नाम जो होता है उसको प्यार से अलग से कोई और नाम बोला जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सेन साहब का बेटा का नाम क्या बच्चे, तो याद रखिएगा कासू था। क्या था, कासू था। इसको प्यार से लोग क्या बोलते थे, तो खोखा। क्या बोलते थे, तो खोखा, इसको प्यार से बोला जाता था। ठीक है, यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। घर में जितने भी नियम बनाए थे वह सबका अपवाद था। अपवाद का मतलब क्या था बच्चे, वह जो भी नियम था उस नियम पर नहीं चलना, तो कासू उस नियम पर नहीं चलते थे, अपवाद थे। उनकी 5 पुत्रियां थी, जिसे है ना कठपुतली के समान, जो कठपुतली होता है उसके समान माना जाता था। ठीक है, उनके है ना 5 पुत्रियां थी और पांचों को एक कठपुतली के समान माना जाता था। इसे हर प्रकार का है ना तमीज सिखाया गया, पर खोका को नहीं। मतलब लड़कियां जो है उनको हर प्रकार के तमीज को सिखाया गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, मगर खोका को किसी प्रकार का तमीज सिखाया नहीं गया। कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का है ना बिगड़ा संतान है। इस कहानी में जो पढ़िएगा, पढ़ रहे हैं, इसमें जो है कासू जो है वह बहुत ही बिगड़ा हुआ बालक है। यह किसी भी बात को किसी को मानता नहीं है। यह एक जिद्दी लड़का है, जो इसके मन में आता है वह करता है। इतना ही बेवकूफ़ लड़का है, यानी कि मन, जिसको बोलते मन बढ़ान। ठीक है, यह किसी की बातों को मानता नहीं है, जो उसके मन में आता है वही करता है ना, वह करता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है, यानी जैसा पिता वैसा बाप, है ना। जैसे पिताजी गरीबों को कभी भी क्या किए, मतलब मदद नहीं किए, वो अहंकारी है, उसी प्रकार से उसका बेटा, जिसका नाम क्या है, तो कासू, जिसको प्यार से लोग खोखा कहते हैं, वह भी एक अहंकारी पिता के जैसा हो गए। उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है। वो कासू जो है वो कोई भी गलती कर दे, बच्चे कोई भी गलती कर दे, बहुत खुशी मिलता है कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब देखिए उनका सपना एक ही है ना, क्या चीज करने का, तो शुरू से अंत तक क्या, तो इंजीनियर बनने का सपना है। वो कोई भी काम कासू करता था तो उसका मन में एक ही बात बैठता कि मेरा बेटा क्या बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि इस कहानी में मदन एक गरीब पिता, जिसका नाम है गिरधरलाल। देखिए एक नया पात्र आ गया, फिर कौन आ गया, तो गिरधरलाल। ठीक है, अभी तक 2 पात्र आए बच्चे, याद रखेगा। पहला है कासू है, जिसका नाम खोका, जिसको प्यार से लोग बोलते हैं। दूसरा सेन साहब आ गए। अब कौन आए, तो गिरधरलाल। अब गिरधरलाल का बेटा जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। अब देखिए गिरधरलाल कौन है अभी बताया नहीं है, मगर इसका बेटा जो है काफी ईमानदार और स्वाभिमान का है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है, मान लो कि मदन कौन है, याद रखिए, यह जो मदन जो हो गया वह गिरधरलाल के बेटा हो गया। कौन है बच्चे, तो मदन गिरधरलाल के बेटा हो गए। मदन कार को छूना चाहता, उसी समय सेन साहब के ड्राइवर सोफर ने धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गया। जैसे ही वह मदन जो है वह कार को छूना चाहता था, सोफर यानी कि जो ड्राइवर था उसको धक्का मार के क्या किया, वहां से है ना धकेल दिया, वो गिर गया। जिसके संदर्भ में पैर से है ना खून निकलने लगा। आप देखिए ध्यान से बच्चे, जिसके संदर्भ में क्या हो गया, तो पैर से खून निकलने लगा। अब सोफर जो है क्या किया, मदन को धकेल दिया। किसको धकेल दिया, तो मदन को। मदन कौन है बच्चे, तो याद रखिएगा मदन जो है वह गिरधरलाल के कौन है, तो बेटा है। ठीक है, अब वो मदन को धकेल दिया, मदन गिर गया। ठीक है, अब उससे पैर से ब्लड निकलने लगा, छिला गया। अब देखिए क्या होता है, मदन की है ना पिटाई करवाई जाती है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी अमीर के शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। आप देखिए मदन ईमानदार है, मगर है क्या, तो गरीब, इसके पास उतना पैसा वैसा नहीं है। मगर यहाँ पर सोफर जो ड्राइवर जो है वह किसका, तो सेन साहब के यहाँ रहता है, काम करता है। और सेन साहब क्या है, तो अमीर है। भले ही गलती सोफर का है, मगर यहाँ पर पिटाई किसको लगा, फिर से याद रखिएगा मदन को, है ना। तो यही कहा जाता है कि अमीर वाला जो होते हैं वो गरीब वाले पर
हावी बोल देते हैं, ठीक है। भले ही कितनों गलती करे, है ना, अमीर वाले, मगर सही अमीर वाले ही करार किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है कि इस कहानी में कासू और मदन के बीच झगड़े को, है ना, मूल कारण लड्डू के, है ना, खेल को माना जाता है। यानी कि इसमें झगड़े का एक ही कारण था, लड्डू का खेल। क्या था तो बच्चे, लड्डू का खेल माना जाता है, क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया तो, है ना, उसके बदले में धकेल दिया गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मदन मदन जब क्या किए, जब गाड़ी छूने गया तो उसको सोफा ने क्या किया था, धकेल दिया था। अब मदन लड्डू नचा रहा था, ठीक है। अब लड्डू नचा रहा था तो कासू जो है उसके पास उस गली में जाता है तो उसको भी क्या करता है, खेलने से इनकार कर देता है, उसको भी धकेल देता है। और इस बात को लेकर मदन ने भी लड्डू खेलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वो भी कहा कि हम नहीं खिलाएंगे तुमको, ठीक है। कौन बोला, मदन ने बोला कासू से। अब देखिए कासू क्या करता है, कासू ने, देखो ध्यान से बच्चे, कासू ने, है ना, मदन के 2-4, है ना, धूसा जमा दिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मगर नहीं खेलने दिया तो कासू ने मदन को मार दिया, वहाँ भी 2-4 धूसा। उसका तो हाथ छूटा हुआ था, है ना, बिगड़ा बाप का बिगड़ा बेटा था, ठीक है। कासू वो अहंकारी था। और वहाँ भी क्या किया, एक तो घर पे सोफा उसको धकेल दिया मदन को, और यहाँ भी क्या किया, कासू ने उसको जोर से 2-4 धूसा लगा दिया। अब देखिए क्या होता है, मदन ने भी कासू को 2 दांत तोड़ डाले। मतलब मदन भी वहाँ पर कहाँ रुकने वाले थे, है ना, मेरे गली में आया, अपना गली में कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है, ठीक है। मेरे गली में आकर हमको मारेगा, ऐसा ही मदन ने सोचा, उसको 2 घूसा लगाया, 2 दांत तोड़ डाले, है ना। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि बालक जिद्दी होते हैं, उसे, है ना, अमीर और गरीब का डर नहीं होता है। बालक जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं, उसको ना अमीर और गरीब क्या होता है उसको कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए फेर में रहते हैं। अब इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधरलाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पर जो है गिरधरलाल जो है, अब ध्यान से बताता हूँ कि गिरधर जो है बच्चे, वो गिरधरलाल जो है ना, वह किसके यहाँ, तो याद रखिएगा, सेन साहब के यहाँ काम करते थे। किसका, तो किराने का काम करते थे, ठीक है। अब किराने का काम सेन साहब के यहाँ करते थे। अब मदन ने क्या किया, मदन ने मार दिया किसको, कासू को मार दिया, 2 दांत भी तोड़ डाला, ठीक है। अब जैसी मदन 2 दांत किसको, कासू को तोड़ दिए, बात चला किसके पास, सेन साहब के पास गया, ठीक है। सेन साहब के पास गया, सेन साहब ने क्या किया, है ना, इसको किसको, तो गिरधरलाल को वहां नौकरी से हटा दिया। अब गिरधरलाल का नौकरी से हटकर कहाँ घर आते हैं। अब देखिए क्या होता है, अपने पिता और अपने अपमान का बदला चुका लिया। यानी कि वह जो है अपने पिता और अपने जो अपमान था उसका बदला क्या किया, उन्होंने चुका लिया। कौन, तो मदन ने। आगे देखिए ध्यान से, यह कहानी यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट था बच्चे, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि गिरधरलाल मदन को, मतलब उसको डांटना चाहिए था, है ना, गिरधरलाल जो है मदन को, अपने बेटा को डांटना चाहिए था। मगर जैसे ही घर पर आता है कौन, मदन आता है ना, और गिरधरलाल, ठीक है। तो गिरधरलाल जो है वह, है ना, घर में रहता है। मदन जो है रात में चुप्पे चुप्पे आता है, ठीक है। और चुप्पे जाकर किचन में, उसको भूख लगा हुआ था बेचारा को, चुप्पे जाता है घर में, है ना। जैसे उसको देखता है कि उसको डर था मदन को कि आज मेरा पिता बहुत मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वहां पर न डर करके, है ना, उसके पिता जो है उसको गले लगा लेते हैं, ठीक है। कौन, तो गिरधरलाल। कहता है कि वाह बेटा, तूने मेरा बाप का अपमान का बदला ले लिया, है ना। और इस तरीके से यहाँ पर यह कहानी सारांश खत्म होता है। आगे हम देखते बच्चे, इससे भी भैया जो भी आपके, है ना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो आप एग्जाम 2024 में जो दीजिएगा ना, उसमें आने वाले जो भी VVI क्वेश्चन होंगे बच्चे, हम उसी के आधार पर क्वेश्चन को लाए हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम देखते बच्चे ध्यान से एक एक करके। आपके दृष्टि में क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्क पूर्ण उत्तर दे। अब देखिए ध्यान से, आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तो देखिए ध्यान से, हम लोग के नज़र में कहानी का नायक कौन है, तो मदन है। चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। यानी कि जो बुराई का अंत करता है उसे क्या माना जाता है, तो नायक माना जाता है। जैसे कि आप फिलहाल में देखिए ध्यान से, है ना, जडेजा जो है वो अंतिम में, यानी कि 2 बॉल में कितना मार दिए, तो 2 बॉल में
12 रन 10 रन मार दिए, ठीक है। अब जित कोई भी कितना भी खेला है ना, मगर अंतिम में जिताया कौन फाइनल, तो जिताया कौन, तो जडेजा। यानी कि नायक किसको माना जाएगा, तो याद रखिएगा, तो जडेजा को, किसको, तो है ना जडेजा को माना ही जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अंत जो है किसने किया, है ना, अंत जो है उसका नायक कौन है, तो मदन, इसलिए नायक किसको माना गया, तो मदन को माना गया। एक दिन की बात है जब मदन कुछ है ना अवगर्त छोकरों के साथ लड्डू नचा रहा था, तो उसी दौरान खोका है ना आकर कहता है कि लड्डू हम भी खेलेंगे। यानी कि देखिए ध्यान से, यह जो मदन जो है वो कुछ लड़कों के साथ लड्डू नचाकर अपने गली में खेल रहा था, तो वहाँ पर कासू भी पहुँच जाता है और कहता है क्या कि हम भी खेलेंगे, है ना। जब उसे मदन के द्वारा माना किया जाता है तो वो 2-4 घूसा है ना खोका मदन को जमा देता है, और उसके बाद मदन ईमानदारी और स्वाभिमानी बालक है, अतः इसे कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। और वहाँ पर जो है वो मदन नहीं मारा, मारा कौन, तो यहाँ पर मार दिया कासू ने। इसी तरह यहाँ इससे पता चलता है कि इस कहानी का नायक जो माना जाएगा वो किसको माना जाएगा, तो मदन को ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई भी है। यानी कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेखक इस कथन को कहानी के एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि यह क्वेश्चन में एक ही बात समझाने के लिए कह रहा है कि झोपड़ी वाले और महल वाले में अगर झोपड़ी वाली कोई भी गलती कर दे, है ना, झोपड़ी वाले अगर कोई भी गलती कर दे, तो महल वाले, है ना, कितना भी गलती क्यों ना करे, है ना, यह हमेशा जो है महल वाले ही जीतते हैं, ठीक है। तो इसी बात को कहते एक उदाहरण दे करके समझाने के लिए। आइए देखते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। अब देखिए ध्यान से, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य क्या होता है, तो गरीब वर्ग होता है ना। यानी कि अगर हम महल वाले बोले तो अमीर वाले कहलाते हैं, और झोपड़ी बोले तो क्या कहलाते हैं, तो गरीब कहलाते हैं। पर लेखक का कहना क्या है, जो लेखक नलिन मिलिंद शर्मा जी है उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा, है ना, जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। यानी कि कल्याण इसी में है कि आप कितना भी अमीर क्यों ना हो, हमेशा गरीब की सेवा करना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा, उसी दिन उसका पासा पलट जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोले लेखक से, है ना। यानी कि एक ध्यान दीजिएगा, गरीब है और एक क्या, तो अमीर है। आखिर ये अमीर है तो किसके बदौलत अमीर है, तो गरीब के बदौलत, ठीक है। और मान लीजिए कि गरीब अगर अमीर के यहाँ काम करने नहीं जाएगा, कोई मजदूरी काम नहीं करेगा, तो फिर अमीर अमीर रहेगा नहीं, वो गरीब के रिश्ते पर चलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर सॉरी बच्चे, अगर ध्यान दीजिए, अगर अमीर जो है वो अमीर की सहायता करना बंद कर दे गरीब, तो वो पासा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है, और इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा को कासू को क्या पीट करके, है ना, जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को है ना क्या चकनाचूर कर दिया। मतलब यहाँ पर जो है कासू जो है वह गली में जाता है और लड्डू खेलने के लिए कहता है, और नहीं नहीं बोलता है मदन कि हम नहीं खिलाएंगे, तो उसको मारता है। उस पर मदन ने क्या करता है ना, मदन ने क्या करता है, कासू को 2 दांत तोड़ देते हैं। यानी इससे यह पता चलता है कि अमीर जो है, अमीर गरीब जो है, वह बच्चे में मतलब बच्चों को उतना दिखता नहीं है। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि धनी वर्ग के अहंकार को इसने क्या किया है, चकनाचूर कर दिया है। कौन, तो मदन। और इसी कारण मदन ने, है ना, क्या मदन को अपने उसके पिता ने, गिरधर लाल ने क्या करते हैं, तो गोद ले लेते हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला, है ना, मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उससे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है। यानी कि ये जो गिरधर लाल जो है, गिरधर लाल जो है वह रोज जो है, ध्यान रखिए, रोज मदन को पिटाई करते थे, रोज मारते थे उसको, है ना, बदमाशी करता तो पिटाई तो लगेगा ही, है ना, उसको रोज पिटाई लगता था। मगर उस दिन, है ना, कासू को मारने के बाद जो गिरधर लाल जो है वो मदन को गोद लगा लेते हैं ना, गले लगा लेते हैं। ऐसा क्यों, अब देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों है। यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से बच्चे,
कह रहा है कि मदन की हरकत है ना, मदन की जो हरकत है देख करके सेन साहब गिरधालाल को हमेशा ताना ताना देते थे। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक पिटाई करता था। गिरधालाल यह जानता है कि मेरा बेटा क्या है, निर्दोष है। क्या है? तो मेरा बेटा निर्दोष है। यानी उसके मन में यह बात बैठ गया कि मेरा बेटा क्या है, तो निर्दोष है। भले मैं अपने बेटा को मारता हूँ, बदमाशी करता है, मगर यहाँ पर मेरा बेटा क्या है, उनकी हरकतों को देख कर बोला कि मेरा बेटा निर्दोष है। और भीतर ही भीतर खूब रोता। वह अपने ऊपर किए है ना गए अन्याय का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधालाल को है ना आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमान है। वह अपने और अपने पिता के अपमान का बदला अब चुका लेता है। तो उस समय गिरधालाल ने पिटाई न करके मदन को छाती से लगा लेता है। ठीक है, यानी कि वह अपने मन में समझ लेता है कि मेरा बेटा क्या है, ईमानदार और स्वाभिमान है। ठीक है, और वह अपमान का बदला लिया है और वह अपने बेटे को छाती से गले से लगा लेता है। कौन? तो गिरधालाल, है ना। और कहा, साहब बेटा तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। और कहा कि शाबाश बेटा, तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है, और अपने गले से लगा लेता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन बच्चे कि व्याख्या करें। तो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको कुछ बातें लिखने पड़ेंगी। क्या व्याख्या करने के लिए? खोका के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। अगर ऐसा व्याख्या वाला क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे, तो पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य गोदलीपुत्र भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से है ना क्या तो लिया गया है, और जिसके लेखक क्या है, तो कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं, यानी कि इतना तक आपको हर इसमें जो भी व्याख्या करने वाला आएगा यहाँ तक लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन का आता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोले हैं कि कहना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और है ना अनुशासित है, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोका बिगड़े बाप का है ना बिगड़ा संतान है, जिसके अधिक लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता है। अर्थात खोका जो है, खोका की इससे आगे बच्चे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे देखेंगे, जो आपका ये पूरा लाइन जो है अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।